बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नदीम अहमद अंजुम साहब जो हैं वो नए DGI अपॉइंट हो गए हैं और साथ ही जनरल फैज़ हमीद साहब जो DGI थे उनको कोर कमांडर पेशावर जो है तैनात कर दिया गया है। नदीम अहमद अंजुम साहब के हवाले से प्रोग्राम रियासत और अवाम में अदील बड़ाई साहब ने कुछ 10-12 मिनट गुफ्तगू की, सारी तफसीलात बताई। ज़ाहिर है उनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, तो उस पर तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन बात करेंगे कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो अभी कोर कमांडर पेशावर तैनात हुए हैं, उनके दौर में 6-7 चीज़ें ऐसी हैं जिस वजह से ज़ाहिर है ये दौर जो है वो याद रखा जाएगा। उन 6-7 चीज़ों पर जाने से पहले कंट्रोवर्सीज़ की बात कर लेते हैं। ज़ाहिर है कंट्रोवर्सी सबसे ज़्यादा फैज़ाबाद धरने में हुई, जब फैज़ाबाद धरने केस में जो काजी फैज़ल साहब ने फ़ैसला लिखा उसमें उनका जिक्र किया। हालांकि मैं सुन रहा था अमजद शुएब साहब को, अमजद शुएब साहब ने तफसील से बताया कि उस वक्त किस तरह से शाद खान अब्बासी ने कहा फैज़ साहब को कि आप इसमें इन्वॉल्व हों और आप ये धरना ख़त्म करवाएं। और उसके बाद ये भी अमजद शुएब साहब ने बताया कि फैज़ साहब जो हैं वो गए एहसन इकबाल साहब के पास जो वज़ीर दाखिला थे, और उन्होंने रब्ता किया शाद खान अब्बासी साहब से, और उसके बाद वो मुआहदा जो है वो किया गया था जिस पे फैज़ हमीद साहब के दस्तखत थे। और उसके बाद जब वो DGI बने, इस दौरान फिर आपको पता है काजी फैसल साहब का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। उसमें काजी फैसल साहब ने उन पर बहुत इल्ज़ामात लगाए, लेकिन वो एक भी इल्ज़ाम जो है वो साबित नहीं कर सके थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब 7-3 से जो फैसला आया था उसमें DGI और ISI के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि DGI जो कोई चीज़ है को साबित कर सके कि DGI जो हैं वो मुलविस हैं, उनके ख़िलाफ़ इस सारी जो बकौल उनके साजिश है। हालांकि प्रॉपर्टीज़ एडमिटेड फैक्ट थी, उन्होंने तस्लीम किया कि उनकी अहलिया और बच्चों की प्रॉपर्टीज़ हैं, एडमिटेड फैक्ट था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जी सर्विलेंस हुई, ये किया, और पूरा उन्होंने एक इल्ज़ामात की पूरी एक सीरीज़ थी। लेकिन बहरहाल फैज़ साहब के ख़िलाफ़ वो इल्ज़ामात भी साबित नहीं कर सके थे। इसके अलावा ज़ाहिर है मरीम साहबा जो है वो मुसलसल इल्ज़ामात लगा रही हैं, लेकिन मरीम साहबा जिस तकरीर पर इंतसार कर रही है शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का मामला जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया तो उस वक्त शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब भी वो साबित नहीं कर सके थे और उनको जो है वो एज ए जज बरतरफ कर दिया गया। अब आ जाए इस बात पर कि फैज़ साहब का ये जो टेन्योर था इसमें एज ए DGI, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें पाकिस्तान की कामयाबी है, पाकिस्तान के तमाम इदारों की कामयाबी है, फ़ौज की कामयाबी जो आगे कामयाबियाँ आपको गिनवाने जा रहा हूँ, लेकिन ISI का क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है और फैज़ साहब जो हैं वो DGI थे, तो इसलिए बहरहाल उनका ये चीज़ें सारी याद तो रखी जाएंगी। एक तो इसमें अफ़गानिस्तान का मामला सबसे बड़ी जो है वो कामयाबी है पाकिस्तान के इदारों की, कि वहाँ पे अमन के लिए जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, कि पाकिस्तान ने इस सारे हालात में जिस तरह से एक थ्रेट था कि खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वहाँ से लोग जो है वो मुहाजिरीन यहाँ पर आ जाएंगे और लाखों लोग आ जाएंगे, और पहले ही पाकिस्तान में 30-40 लाख जो है अफ़गान मुहाजिरीन हैं। तो एक तो ज़ाहिर है ये चीज़ नहीं हुई, और अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने अमन के हवाले से जो किरदार अदा किया उसको उस सारे जो अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा था उसको लीड फैसला भी कर रहे थे। और इसमें आप देखें कि ISI ने जो इन्फॉर्मेशन अमेरिका को और इंटेलिजेंस शेयरिंग की, और पाकिस्तान ने जो कहा कि वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान ने पहले ही ज़ाहिर है ISI ने पाकिस्तान के इदारों ने इन्फॉर्म किया हुआ था कि अशरफ गनी नहीं रहेगा, ये फ़ौज नहीं लड़ेगी। जिस फ़ौज को 30-40 मुल्कों ने पैसा दिया, इक्विपमेंट दिया, ये अफ़गानिस्तान की फ़ौज नहीं लड़ेगी। जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट्स दी थी वो दुरुस्त साबित हुई, और अमेरिका को जो हज़ीमत उठानी पड़ी, जिस तरह से वो निकले, फिर जिस तरह से वहाँ पर धमाका हुआ, उनके फ़ौजियों की जाने गई, जिस तरह से फिर उसमें भी पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। वहाँ से बहुत से मुल्कों के जो सहाफ़ी थे, जो बहुत से मुल्कों के अहम सफारतकार थे, उनको वहाँ से निकालने के हवाले से, और उसको इंटरनेशनली एक्नॉलेज भी किया गया। इसके अलावा फैज़ साहब के दौर में ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और फैज़ साहब, इनका ही क्रेडिट है कि भारत के ख़िलाफ़ जो 2-3 डोजियर आए भारत की पाकिस्तान में मुदाखलत के हवाले से, भारत की सबसे बड़ा डोजियर जो मैं समझता हूँ वो था मकबूजा कश्मीर में, जो भारत इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है, जो जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है, ऑडियो मैसेजेस, वीडियोज़ और टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल्स रिकॉर्ड, ईच एंड एवरीथिंग। फिर पाकिस्तान में मुदाखलत के हवाले से एक चीज़ पाकिस्तान ने जो है वो आलमी इदारों के सामने रखी, दुनिया भर के सामने रखी, कि किस तरह से पाकिस्तान में मुदाखलत होती है, कौन कौन से अकाउंट्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं और किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं की जाती हैं। न्यूजीलैंड वाली टीम का मामला हुआ, उसमें देखें पाकिस्तान ने किस तरह से सबूत फराहम किए। फिर दोबारा कहूँगा कि कामयाबी पाकिस्तान की, पाकिस्तान के इदारों की, सबकी है, लेकिन क्योंकि होस्ट उस इंटेलिजेंस जो सरबराहान है 7-8 मुल्कों के, उसको होस्ट क्योंकि
फैज़ साहब ने किया था, तो वो भी एक फ़ख्र की बात थी पाकिस्तान के लिए। उनके साथ 8 मुल्कों की जो है वो इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान जो हैं वो पाकिस्तान आए और यहाँ पे मीटिंग हुई और उसको होस्ट किया जनरल फैज़ हमीद साहब ने। और इस दौरान ISI ने दीगर मुल्कों के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग को बड़े अच्छे तरीके से बढ़ाया और उसकी वजह से पाकिस्तान का खित्ते में भी और ओवरऑल किरदार भी बढ़ा। अच्छा, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट का बयान दिया था, वो दिया तो इमरान खान साहब ने था, ज़ाहिर है उनका फैसला था, लेकिन ज़ाहिर है इदारे पीछे खड़े होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर इस तरह का बोल्ड डिसीजन लेता है, इस तरह का बोल्ड जो है वो बयान देता है। तो इसमें भी ज़ाहिर है पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों का किरदार है, वो पीछे खड़े थे, तो ही इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट का बयान दिया और वाज़े किया कि हम जो है वो अमन में शराकतदार तो बनेंगे, लेकिन हम जो है वो जंग में और किसी मिलिट्री ऑपरेशन में जो है वो हम किसी तौर पे भी पार्टनर नहीं बनेंगे, हम पार्टनर इन पीस बनेंगे, पार्टनर इन क्राइम नहीं बनेंगे। ये इमरान खान साहब ने वाज़े किया। उसके बाद हमने देखा इस सारे टाइम में सिविल मिलिट्री तल्लुकात ज़बरदस्त रहे, बहुत अच्छे रहे और अच्छे तरीके से जो है वो मामलात हर मामले पे, चाहे वो ख़ास तौर पे जो बैरूनी मामलात हैं जिसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का इनपुट ज़रूर लेना चाहिए, वो इमरान खान साहब ने लिया और एक अच्छी कोऑर्डिनेशन रही जो है वो सिविलियन जो साइड है उसकी और मिलिट्री साइड की। फिर इसके बाद एक और चीज़ है वो ये है कि देखें DGC जब थे फैज़ साहब, तो इंटरनल सिक्योरिटी काफ़ी बेहतर हुई पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पे। ज़ाहिर है DGSI तो बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशंस और जिस तरह की चीज़ें इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई और जिस तरह से ऑपरेशन किए गए और कई जो वाक़यात हैं दहशतगर्दी के उनको नाकाम बनाया गया। देखें, होता यह है कि हम सिर्फ वो वाक़यात देखते हैं जो खुदा न खास्ता हो जाते हैं, हम उन वाक़यात को नहीं देखते जो रोज़ाना ऑपरेशन होते हैं, उनको ना हम कवरेज देते हैं ना उस पर बात करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से एक बार किसी ने ये कहा था आर्मी की तरफ से कि जिस तरह से फुटबॉल मैच होता है तो स्कोर बोर्ड के ऊपर आपको सिर्फ वो गोल नज़र आ रहे होते हैं लिखे हुए जो गोल हो जाता है, लेकिन कौन सी टीम कितने गोल होने से रोकती है ये आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह से हम ये चीज़ तो देखते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो गए और दहशतगर्दी के वाक़यात ज़ाहिर है इसलिए हो रहे हैं कि आप ये देखें कि एक तरफ हम चाइना के साथ खड़े हुए हैं, अमेरिका जो सुपर पावर है वो चाइना के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुका है कि अब हमारे हर पॉलिसी चाइना के खिलाफ होगी। G7 कंट्रीज़ के आप अनाउंसमेंट देखें, फिर भारत को जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद CPEC का रास्ता रोकने के लिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए जो फंडिंग हो रही है, तो बड़ी बड़ी कुव्वतें ताकतें जो हैं वो जो चाइना के खिलाफ हैं वो भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर पता नहीं फैला रही है कि CPEC का रास्ता रोका जाए, BRI का रास्ता रोकने के लिए CPEC को नाकाम बनाना होगा। और फिर भारत तो वैसे ही हमारा दुश्मन है, वो TTP को सपोर्ट कर रहा था। और इसमें आप ये देखेंगे, इस पर खैर चले आगे आते हैं कि जो इस वक्त कोर कमांडर पेशावर के तौर पे फैज़ साहब गए हैं वो क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको क्यों इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि फैज़ साहब पे जितने ज़ाती हमले किए हामिद मीर जैसे लोगों ने, मीडिया के लोगों ने, उसका कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये उनका ज़ब्त है, सब्र है, तहम्मुल है। और फिर इसी तरह से PDM वालों ने जो उनके ऊपर हमले किए, जो नून लीग वालों ने किए, उसके ऊपर भी कोई रद्दअमल रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि ये इदारों की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम भी आया था कि आपने हमारी ज़ात को गाली देनी है दें, जनरल बाजवा को गाली देनी है दें, DGSI को गाली देनी है दें, लेकिन फ़ौज को गाली मत दें, इदारे को गाली मत दें, इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और अब इस हवाले से कानून आ भी रहा है, वो ज़रूर कानून आना चाहिए। पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा होता है, जो झूठ फैलाया जाता है, जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। अब इसमें यह कि साइबर सिक्योरिटी हो, बहुत सारे महाज हैं जिस पे ज़ाहिर है ISI ने फैज़ साहब के दौर में ज़बरदस्त काम किया। और जैसे मैंने आपको कहा कि पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है, क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी जाता है, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब को भी जाता है, ISI पूरे ज़ाहिर है फोर्स है और एक एक उसके जवान को ये क्रेडिट जाता है, लेकिन ज़ाहिर है लीड फैज़ साहब कर रहे थे तो उन कामयाबियों में हमेशा उनका नाम जो है वो लिखा जाएगा। अब जो उनकी पेशावर जो है वो कोर कमांडर पेशावर के तौर पे गए हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो TTP की जानिब से कुछ वाक़यात में इजाफा हुआ है। अच्छा, इसमें दो तरह की कन्फ्यूजन हैं, दो तीन कन्फ्यूजन हैं। एक ज़ाहिर इदारों को तो क्लैरिटी होगी, लेकिन अवामी सतह पर कन्फ्यूजन ये हैं कि हम कहते थे कि अफ़गान तालिबान अपना बॉर्डर इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो फिर ये कैसे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। इसमें एक राय ये है कि दहशतगर्द पहले से जो मौजूद थे वही कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा ये है कि भाई हज़ारों लोग रोज़ आते हैं जाते हैं, कोई पासपोर्ट तो है नहीं, कोई वीज़ा तो है नहीं, लोग आते हैं जाते हैं, अब क्या पता कौन सा जो है वो कोई दहशतगर्द है। फिर दहशतगर्दों को वो जो जेलें खाली हुई हैं वहाँ पे कई TTP के लोग रिहा भी हुए हैं। तो इस तरह की कन्फ्यूजन हैं, लेकिन
यह है कि अभी क्योंकि पाकिस्तान ने एक ऑफ़र भी कर दिया कि जो सरेंडर करना चाहते हैं उनको माफ़ी दी जाएगी, जिन्होंने पाकिस्तान में हमले उस लोगों की जानें नहीं ली, फ़ौज के जवानों की, सिविलियंस की APS में, उनको माफ़ करने के हवाले से सोचा जा रहा है। तो एक ऐसी सूरत हाल में जब हमारे लिए बड़ा टारगेट अब TTP है, वहाँ पे कुछ वाक़यात पिछले अरसे में बढ़े हैं, कुछ अरसे में जब से ये ज़ाहिर है एक वहाँ से भारत के एक जो कैंप्स थे वो ख़त्म हुए हैं, और ये भी हो सकता है कि वो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ वहाँ से मूव किया हो, या बच्चे कुछ दहशतगर्द जो हैं वो आखिरी हमले कर रहे हों। फंडिंग भी बढ़ गई, ज़ाहिर है भारत को बहुत बड़ी हज़ीमत का सामना करना पड़ा है जो कुछ भारत के साथ हुआ है अफ़गानिस्तान में, और जिस तरह से भारत की तैयार करदा अफ़गान फ़ौज ने सरेंडर किया है। तो इसलिए भारत ज़ाहिर है कोशिश तो करेगा कि बहुत ज़्यादा फंडिंग बढ़ाए, कोशिशें बढ़ाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात कराए। तो एक तो TTP के हवाले से इंपॉर्टेंट है उनका कोर कमांडर के तौर पे तैनात होना, और वो क्योंकि सबसे पाकिस्तान में 3 शख्सियात हमेशा बाखबर होती है, चाहे वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी आर्मी चीफ हो, कोई भी DGI ये 3 शख्सियात, प्राइम मिनिस्टर, DGI और आर्मी चीफ, ये सबसे बाखबर होते हैं। 22 करोड़ का मुल्क है, तो ये सबसे बाखबर 3 लोग हैं जिनके पास हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो डायनेमिक्स वो अफगानिस्तान के समझते हैं, सूरत हाल वहाँ की समझते हैं, फिर उनके पास सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस ज़ाहिर है रिपोर्ट्स रही, सबसे बाखबर रहे। तो अब जब वो कोर कमांडर के तौर पे सिर्फ उनका फोकस जो है तो अफगानिस्तान का बॉर्डर और वो KPK के एरियाज़ जहाँ से दहशतगर्द निकलते हैं वो रहेगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि काफ़ी जो है वो कामयाबी पाकिस्तान को मिलेगी। और फिर ज़ाहिर है जैसे मैंने आपको कहा कि अफगानिस्तान से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि यही हमारा बॉर्डर है जो पेशावर और ये सारा, तो इस हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यही बताया जा रहा है, जैसे सुमेरा खान साहबा ने भी बात की, कि TTP और जो PTM है उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात खड़ी होने जा रही हैं। जिस तरह से DGI रहने वाले फैज़ हमीद साहब वहाँ पर गए हैं, तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त हो और पाकिस्तान को अल्लाह ताला अमन का गहवरा बनाए, हमारे फ़ौजी जवानों को अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे और किसी सिविलियन की, किसी फ़ौजी जवान की जान ना जाए और दहशतगर्दों का ख़ात्मा हो। और जो जिन्होंने हमले नहीं किए सिविलियंस के ऊपर या फ़ौजी जवानों के ऊपर या APS के बच्चों के ऊपर, अगर वो सरेंडर करना चाहते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि उनको मौका देना चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।